कभी सोचा है कि एक देश, एक राष्ट्र बनता कैसे है? सोचिए, जहां हजारों साल पुराने खंडर हों, क्रूर साम्राज्यों के निशान हों और इन सबके बीच से आजादी की एक जबरदस्त ललक। इन्हीं सब से मिलकर एक नया देश जन्म लेता है। ये कहानी है बेलीज की। तो देखिए, बेलीज सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक पहेली की तरह है। इतिहास की कई परतें हैं इसमें, जहां एक तरफ महान प्राचीन सभ्यताएं हैं, तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक ताकतों की महत्वाकांक्षाएं। आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं माया सभ्यता से। ये वो लोग थे जिन्होंने इस जमीन पर एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। माया सभ्यता वाकई में एक जबरदस्त ताकत थी। उन्होंने सितारों और ग्रहों के रहस्यों को सुलझाया, गणित के मुश्किल सिद्धांत बनाए और ऐसे विशाल शहर खड़े किए जो आज भी देखने वालों को दंग कर देते हैं। लेकिन फिर वो रहस्यमयी तरीके से कहीं खो गए और ये राज आज भी बेलीजे के जंगलों में गूंजता है। माया के पतन के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। अब समंदर के रास्ते यूरोपीय जहाज आने लगे। वो ज्ञान नहीं बल्कि दौलत के भूखे थे। बेलीज अब दुनिया की नज़रों में कीमती चीज बन चुका था और यहाँ से खेल के नियम हमेशा के लिए बदलने वाले थे। पता है, एक पेड़ ने सब कुछ बदल दिया। लॉगवुड से महोगनी की तरफ जाना सिर्फ व्यापार में बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी की शुरुआत थी। महोगनी की बढ़ती मांग ने गुलामी की एक ऐसी क्रूर व्यवस्था को जन्म दिया जिसने अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अत्यधिक अमानवीयता, ये शब्द उस भयावहता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बताते हैं जिसका सामना उन गुलाम बनाए गए लोगों को करना पड़ा। लेकिन जानते हैं क्या, ये शब्द उनकी हिम्मत को बयां नहीं कर सकते, उस जज्बे को नहीं पकड़ सकते जिसने उन्हें इन हालातों में भी लड़ने और जिंदा रहने की ताकत दी। और उसी अंधेरे से एक नई रोशनी निकली। अलग अलग संस्कृतियों के इस दर्दनाक मेल ने एक नई जीती जागती पहचान को जन्म दिया, क्रियोल संस्कृति। ये इस बात का सबूत है कि इंसान का जज्बा सबसे मुश्किल हालात में भी पनप सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते औपनिवेशिक सत्ता का पलड़ा अब भारी होने लगा था। दो बड़े झटकों ने बेलीज को हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसी क्रांति की आग जलाई जो अब बुझने वाली नहीं थी। मतलब एक तूफान तो आने ही वाला था। पहले आई महामंदी जिसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और फिर कुदरत का एक ऐसा कहर बरपा जिसने लोगों की हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1000 से ज्यादा जाने उस भयानक तूफान के बाद बेलीज के लोगों को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेले हैं। ब्रिटिश साम्राज्य उन्हें बचाने नहीं आएगा, उन्हें खुद को ही बचाना होगा। 822, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 63,000 की आबादी में सिर्फ इतने लोगों के पास अपनी बात कहने का, वोट देने का हक था। ये सरासर नाइंसाफी थी, जुल्म था, और ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। और फिर लोगों ने अपनी आवाज उठाई। मजदूर संघों ने इस संघर्ष की कमान संभाली। वो बेहतर मजदूरी और बेहतर जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने देश का नक्शा ही बदल दिया। आजादी अब दूर नहीं थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बेलीज को एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ घर में ब्रिटिश साम्राज्य से और दूसरी तरफ बाहर अपने पड़ोसी देश के दावों से। तो बेलीज के नेता दुनिया के सामने गए। उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर बड़े मंच पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए एक मजबूत दलील पेश की और आखिरकार दुनिया ने उनकी आवाज़ सुनी। हर कदम, हर छोटी बड़ी जीत उन्हें एक सपने के और करीब ले जा रही थी। और फिर 21 सितंबर 1981 को वो सपना सच हो गया। बेलीज आखिरकार आज़ाद था। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक पुराना साया आज भी बेलीज पर मंडरा रहा है, एक ऐसा अनसुलझा सवाल जो आज भी इसके भविष्य को चुनौती देता है। सीमा पर खींची गई एक लकीर आज भी विवादों में है। ग्वाटेमाला का दावा सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है, ये एक लगातार बना रहने वाला खतरा है, एक याद जो दिलाती है कि बेलीज की लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं हुई है। बेलीज की कहानी आज भी लिखी जा रही है। ये मुश्किलों से लड़ने और उम्मीद की कहानी है, लेकिन ये अनिश्चितता की भी कहानी है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या कोई देश तब तक सच में आज़ाद हो सकता है जब तक उसकी अपनी सरहदें ही सुरक्षित ना हो? इस सवाल का जवाब तो शायद सिर्फ बेलीज़ के लोग ही दे सकते हैं।